चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। सेल मतलब घड़ी चलाने के लिए सेल चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप चलाते हो या तो उसको अल्टरनेटिंग करंट देते हो या तो फिर डायरेक्ट करंट। तो सेल जो है बैटरी का छोटा सा रूप है। ऐसे जनरली सेल को हम बैटरी कह दिया करते हैं। मोबाइल में जो बैटरी है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर के बना हुआ हो सकता है, या फिर कहें जो घड़ी में आप सेल लगाते हो उसको लोग बैटरी कह दिया करते हैं, वो सेल है। रियल में सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल्स होता है और बैटरी में बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, यानी सबका नेगेटिव पॉजिटिव का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। तो सेल एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है किसी भी सर्किट में जिसमें हमें करंट की ज़रूरत होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाना है तो उसको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए और इलेक्ट्रिक पावर का जो मेन फैक्टर है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो चलिए हम देखते हैं सेल क्या होता है। सेल एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। सेल is a device which maintain potential difference across the terminals। और ये कब प्रोवाइड करवाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस या आप कहें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या होता है? तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम फैक्टर है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल होता है कब? जब हम बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को एक्सटर्नली हमने जोड़ नहीं रखा है। यहाँ पर एक फिगर हमने बनाया है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होगा जिसको हमने एक रेजिस्टेंस से जोड़ रखा है, यानी एक्सटर्नली हमने इसे जोड़ दिया है। तो सेल का होगा ईएमएफ, सेल के अंदर होगा इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लिखेंगे स्मॉल आर, और कैपिटल आर हमने जो सेटअप में कोई बल्ब या कुछ लगाया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो उसके पास रेजिस्टेंस होगा और इसमें करंट फ्लो करेगा आई। तो इसके इनसाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है यानी V जो आता है वो E से कम होगा। यानी अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी आपने सप्लाई कर रखी है किसी भी डिवाइस को तो रियल में 1.5 वोल्ट जो लिखा है वो 1.5 वोल्ट से थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसके अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ पावर लॉस करेगा। तो 1.5 वोल्ट से थोड़ा कम देगा। वो डिपेंड करेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स जो है उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इनसाइड आएगा तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा और करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा, तब तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल्स बना। ये सारा कुछ हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल। सेल का यही काम है। करंट तभी फ्लो करेगा सर्किट में जब सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाला कोई हो। तो डीसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम सेल या बैटरी करता है। बैटरी को हम ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं। इसके बाद आता है ईएमएफ। ईएमएफ कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होता है। क्या इक्वल होगा? जब बैटरी या सेल के दो टर्मिनल्स को हम एक्सटर्नली नहीं जोड़े हैं, मतलब पावर सप्लाई अगर हमने नहीं दिया है सर्किट में, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ इज इक्वल टू
इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको सुनने में लग रहा होगा कि यह एक फोर्स है, लेकिन नहीं। जब इसका पता चला, जब इन्वेंशन हुआ ईएमएफ टर्म का, उस समय ये पता नहीं चल पाया कि ईएमएफ एक फोर्स नहीं है, एक वर्क है, क्योंकि पोटेंशियल एक वर्क है और ईएमएफ का काम वही है जो पोटेंशियल के बारे में हम जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा जो अंतर है वो यहाँ से दिख जाएगा आपको। ईएमएफ ऑफ द सेल is equal to the potential difference when both terminals are not connected externally। यानी ईएमएफ जो सेल का होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट की का अगर सेल है तो 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल्स या सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी सफिशिएंट है। आप कह सकते हैं क्रॉस द टर्मिनल्स, अक्रॉस द टर्मिनल्स, क्योंकि सेल है तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल्स होगा। ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल्स होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा, जो आप पेंसिल बैटरी देखते हैं जो घड़ी वगैरह में लगा हुआ होता है। अगर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है तो 1.5 वोल्ट इसने लिख रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, या आप कहो ईएमएफ लिखा हुआ है, ईएमएफ लिखा हुआ 1.5। लेकिन जब हम इसको किसी भी पावर सप्लाई देने के लिए जोड़ देते हैं कहीं पर, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से थोड़ा सा वैल्यू घट जाता है। वो कैसे होता है अभी देखेंगे हम लोग, जब हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के इनसाइड का रेजिस्टेंस है। नाम से ही लग रहा है आपको इंटरनल, आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल के अंदर का प्रतिरोध, यानी सेल के अंदर धारा प्रवाह का विरोध करेगा, करंट फ्लो का अपोजिट फैक्टर रेजिस्टेंस है। तो जनरल कंडीशन में हम रेजिस्टेंस कहते हैं जो करंट को अपोज करता है सर्किट में। तो सेल के अंदर भी जब करंट फ्लो होगा, उसमें भी कंडक्टर है, करंट फ्लो वहां भी हो रहा है, तो क्या वहां पर अपोजिंग फैक्टर नहीं होगा? बिल्कुल, वहां पर भी रेजिस्टेंस लगेगा। तो सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे स्मॉल आर से। इसको हम बनाते हैं इस तरह से एक फिगर, और हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हम ऐड कर देते हैं, और इनसाइड सेल हम इंटरनल रेजिस्टेंस कह देते हैं, और इसके बैटरी का ईएमएफ को हम नाम दे देते हैं ई। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसके इनसाइड में भी करंट फ्लो होगा, वो भी आई होगा। आई करंट पूरे सर्किट में हो रहा है। जब आई इस रेजिस्टेंस से होकर के जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR होगा ओम्स लॉ से। और जब इसके अंदर यही करंट जाएगा तो इसके अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो भी IR होगा, V इज इक्वल टू IR, वो यहाँ भी लागू होगा। लेकिन हमने अभी कहा कि EMF जो होगा वो V के इक्वल होगा। कब? EMF V के इक्वल कब होगा? E इज इक्वल टू V होगा फॉर ओपन सर्किट, फॉर ओपन सर्किट। और जब क्लोज सर्किट कर देंगे तो तब करंट तो तभी फ्लो होगा जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे, और तब बनेगा इंटरनल रेजिस्टेंस।
जब हम सर्किट में बैटरी जोड़ेंगे तो बाहर जो रेजिस्टेंस हमने जोड़ रखा है, बल्ब जोड़ रखा है, तब तो रेजिस्टेंस बनेगा, करंट फ्लो करेगा तब रेजिस्टेंस बनता है। बिना करंट फ्लो रेजिस्टेंस तो है नहीं कहीं भी। हम किसी वायर की बात करें, रेजिस्टेंस कब अपना प्रभाव दिखाएगा? जब करंट फ्लो करेगा। तो इसके अंदर जो है, वायर के अंदर या कोई डिवाइस एक्सटर्नली हमने लगाया है, इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहिए, और सेल के अंदर के रेजिस्टेंस को आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहिए, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। तो भी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो भी रियल में E माइनस आई आर मिलता है। कैसे मिलता है? E माइनस आई आर क्या है? EF में से आई आर को माइनस क्यों किया गया? क्योंकि जो हमने इसमें अगर मान लिया जाए, हमने इसमें एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। अब ये वोल्ट मीटर के पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जैसे ही हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इसके पास भी आई आर भी इक्वल टू आई आर होगा। तो ये जो रीड करता है वो 1.5 मान लिया, एक सेल हमने लिया है, पेंसिल बैटरी जो आता है 5-7 रुपए का, उसको मैंने एक वोल्ट मीटर से अटैच किया। वोल्ट मीटर 1.5 वोल्ट नहीं दिखा देगा, थोड़ा सा ही कम होगा, 1.45 ही सही, पर कुछ ना कुछ उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। उसमें जो लिखा हुआ होता है वैल्यू, वो ईएमएफ लिखा हुआ होता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो पोटेंशियल नहीं, लेकिन ईएमएफ पोटेंशियल के बराबर कब होता है? जब बैटरी को हम नहीं जोड़ते हैं, तब का रीडिंग है वो। लेकिन जैसे ही आप बैटरी को जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस एक फैक्टर है, तो बाहर जैसे रेजिस्टेंस है वोल्टेज को खाने के लिए बैठा हुआ, वैसे ही सेल के अंदर भी वोल्टेज को खाने के लिए रेजिस्टेंस बैठ। तो ये ईएमएफ हो गया। ईएमएफ में हमारे पास था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है जब हमने बैटरी को एक्सटर्नली नहीं जोड़ा है। अब इसके बाद आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी या सेल का ग्रुप ही बैटरी है। बैटरी से लोग ज़्यादा फैमिलियर हैं, इसलिए बैटरी बार बार आ रहा है सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। तो सेल को जब हम अटैच कर देंगे सर्किट में पावर सप्लाई देने के लिए, तो इसके सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट भी जाएगा, तो यहाँ पर जो भी बनेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अटैच होगा। यानी हमारे पास देखा क्या जाता है कि V बराबर E माइनस आई आर मिलता है हमारे पास। E ईएमएफ है, I करंट है जो सर्किट से फ्लो हो रहा है और वही सेल से भी फ्लो होगा, R इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये चार्जिंग के केस में मिलता है हमारे पास, चार्जिंग के केस में नहीं, ये डिस्चार्जिंग के केस में है। डिस्चार्जिंग के केस में है, यानी पावर सप्लाई जब दे रहा है तब। तो बैटरी तो हमारे पास अब चार्जिंग के लिए भी है ना, कि बैटरी को चार्ज करें, मोबाइल का बैटरी है, तो जब हम चार्ज करेंगे तब हमारे पास भी जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे? प्लस आई आर मिलेगा हमारे पास। जब डिस्चार्ज होगा तो भी ईएमएफ से कम होगा, और जब चार्जिंग होगा तो भी जो पावर सप्लाई है वो ईएमएफ से ज्यादा होगा। ये चार्जिंग के केस में मिलता है, ये चार्जिंग के केस में मिलता है, और ये डिस्चार्जिंग के केस में। तो 99% केस में हम V इक्वल टू E माइनस आई आर ही पढ़ते हैं, डिस्चार्जिंग का केस ही है, और बहुत कम केस में हम चार्जिंग पढ़ते हैं। तो 99% आपको इसकी जरूरत है और 1% इसकी भी जरूरत है। इसीलिए जान लेना चाहिए कि जब चार्ज हो रहा है बैटरी तो ईएमएफ जो स्टोर करेगा, वो ईएमएफ मतलब स्टोर तो ईएमएफ ही करेगा, वोल्टेज ही उसको कह रहे हैं हम। तो ईएमएफ जो स्टोर करेगा, ईएमएफ और वोल्टेज का डिफरेंस को समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वोल्टेज और ईएमएफ एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग देना जरूरी है ना। बैटरी जो चार्ज रखता है उससे जो उसका वोल्टेज बढ़ता है वो ईएमएफ तक बढ़ेगा, और जो सर्किट में करंट फ्लो होता है और उसमें जो हम पावर सप्लाई देते हैं जिसके कारण वोल्टेज डिफरेंस होता है हमारे पास, वो वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है।
है दोनों एक ही चीज, दोनों एक तरह का वर्क डन है, चाहे ईएमएफ कहें चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कहें। तो E इक्वल टू V में है हमारे पास फॉर ओपन सर्किट। अब डिस्चार्जिंग का केस ये है, चार्जिंग का केस ये है। एक चीज और यहाँ पर देखने वाली बात है, अगर हम V इक्वल टू आई आर लगा दें इस केस में, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से भी तो हम जानते हैं, अगर हमने इसमें बैटरी यही अरेंजमेंट है मान लिया, और ये ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगा, इससे ऐसे होकर के ये गया, ये करंट फ्लो हो रहा है आई। तो यहाँ पर जो वो V होगा, सर्किट का V होगा, R इसका रेजिस्टेंस है, तो ये भी और इसका भी दोनों करीब करीब इक्वल होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो लूज कर रहा है एनर्जी उसको अगर माइनस कर दे तो ये हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू EMF माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस, और ओम्स लॉ हमारे पास V इक्वल टू आई आर है, V इक्वल टू आई आर है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि V ये इधर आकर के ये हो जाएगा प्लस में, तो हम लिख सकते हैं 1 और 2 से, क्या ये हम लिख सकते हैं आई आर इक्वल टू, ये दिख रहा है, हाँ क्लियर है, ये है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्लियर है। क्या हम आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लिख सकते हैं, और क्या ये आई आर माइनस ये आर छोटा है ना, ये वाला एल एच एस इक्वल है, आर एच एस इक्वल है, उससे हम कर दिया हमने ऐसा, आई आर ई के बराबर हो जाएगा। आई हम निकालना चाह रहे हैं करंट कितना होगा, तो क्या ई माइनस कॉमन ले लिया हमने, आर आर यहाँ दोनों से निकल गया, ये माइनस है यहाँ माइनस है ना, इधर प्लस हो गया आकर के, ये प्लस है, यानी जितना ज्यादा आर, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों में से कोई भी आर होगा उतना कम हमें आई का वैल्यू मिलेगा, ये हमारे काम का है। यानी सिर्फ और सिर्फ आर एक फैक्टर नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक फैक्टर है। तो हमारे लिए ये काम का फॉर्मूला आया आई इज इक्वल टू ई बाई और आर प्लस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अटैच। तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस।